हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 6 का। और दोस्तों आज की ये लेक्चर लास्ट रहने वाली, क्योंकि आज की लेक्चर में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाने वाला है दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की टॉपिक आपकी रहने वाली दोस्तों, दो समाक्षीय प्रणालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाक्षीय क्या होता है। समाक्षीय क्या होता है? तो समाक्षीय का मतलब होता है दोस्तों कि समान अक्षों वाला दो प्रणालिकाएं, समान अक्षों वाला दो प्रणालिकाएं। मैंने कहा जैसे कि एक प्रणालिका हो और दूसरी प्रणालिका, दोनों प्रणालिकाओं की एक ही अक्ष हो, वो क्या कहलाता है? समान अक्षीय प्रणालिका कहलाता है। तो सबसे पहले हम समान अक्षीय प्रणालिका समझते हैं दोस्तों। समान अक्षीय प्रणालिका क्या होता है? आप जैसे ये कोई प्रणालिका ले लिए, ये कोई क्या ले लिए? प्रणालिका ले लिए। ये लंबी वाली प्रणालिका हो गई, बड़ी वाली प्रणालिका हो गई। फिर उसके बाद ये लंबी वाली प्रणालिका का ये एक अक्ष है, ये प्रणालिका का एक अक्ष। अब इसी अक्ष पर अगर हम एक और प्रणालिका बना दे, एक और प्रणालिका क्या कर दे दोस्तों? बना दे, तो ये दोनों प्रणालिका, यह बड़ी वाली, ये वाली प्रणालिका छोटी वाली और प्रणालिका बड़ी वाली, छोटी वाली प्रणालिका ए, बड़ी वाली प्रणालिका बी। देखिए दोनों के जो अक्ष है वो एक ही है, इसे कहते हैं समाक्षीय प्रणालिका। मतलब ऐसी दो प्रणालिकाएं जिनके अक्ष जो है एक ही हो दोस्तों, वो समाक्षीय प्रणालिका कहलाती है। अब आगे क्या कर रहा है? दो समाक्षीय प्रणालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व तो हमको ज्ञात करना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछते हैं, जबरदस्त। तो चलिए आप ये समाक्षीय प्रणालिका जान गए। अब हम चर्चा करेंगे कि दो समाक्षीय प्रणालिका के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने उसके लिए दो समाक्षीय प्रणालिका पहले से बना के रखा है। एक प्रणालिका ए है जिसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं? एल है। मान लेते हैं बड़ी वाली जो प्रणालिका है उसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? एल है। तो ये चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि यहाँ एक प्रणालिका बी है और एक प्रणालिका ए है। छोटी वाली प्रणालिका बी है और बड़ी वाली प्रणालिका क्या है दोस्तों? ए है। बड़ी वाले प्रणालिका में जो लपेटे गए तारों की संख्या है वो मान लेते हैं दोस्तों N1 है। ये देखिए बड़ी वाली प्रणालिका में हमने तार को हरे रंग से लपेट के दिखाया है, और छोटी वाली प्रणालिका में जो लपेटे गए तार हैं वो रेड कलर से दिखाए गए हैं, जिससे कि आपको दिक्कतें न आए, कि एक में आपको ये दिखता रहे दोस्तों कि प्रणालिका बी में जो लपेटे गए तार के फेरों की संख्या है वो हम मानेंगे N2, और प्रणालिका ए में फेरों की संख्या मान लेते हैं N1 है। तो सबसे पहले मानते हैं दोस्तों कि माना दो समाक्षीय प्रणालिका ए और बी है। ध्यान से समझिएगा, एकदम जबरदस्त सवाल है। माना दो समाक्षीय प्रणालिका, दो समाक्षीय प्रणालिका ए व बी है। क्या है दोस्तों? ए व बी है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब मानते हैं प्रणालिका ए में फेरों की संख्या, प्रणालिका ए में क्या दोस्तों? प्रणालिका ए में फेरों की संख्या, क्या? प्रणालिका ए में फेरों की संख्या कितनी है वो ध्यान दीजिएगा। फेरों की जो संख्या है वो हम मान लेते हैं दोस्तों N1 है। क्या है? N1 है। प्रणालिका में फेरों की संख्या क्या है? N1 है। अब ऐसे मानते हैं प्रणालिका बी में फेरों की संख्या क्या है? N2 है। प्रणालिका बी में प्रणालिका बी में फेरों की संख्या N2। ठीक, प्रणालिका बी में जो फेरों की संख्या वो कितना है? N2 है। इतनी बात समझ आ रही है? प्रणालिका में फेरों की संख्या N1 है और प्रणालिका बी में फेरों की संख्या N2 है, और प्रणालिका ए की लंबाई आपने L माना है। प्रणालिका ए की लंबाई L, प्रणालिका
ए की लंबाई एल, ए की जो लंबाई है वो आपने क्या माना है, एल माना है। यहां तक कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मानते हैं कि जो बड़ी वाली प्रणालिका है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या मान लेते हैं दोस्तों, बड़ी वाले प्रणालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो लिखते हैं कि प्रणालिका ए में, प्रणालिका ए में धारा प्रवाहित करने के कारण, प्रणालिका ए में आई धारा प्रवाहित करने के कारण, आई धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये पहली प्रणालिका है, प्रणालिका ए है, तो प्रणालिका ए के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम मान लेते हैं B1। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो V इक्वल टू होता है μ0 Ni बटे क्या होता है, L होता है। μ0 Ni बटे क्या होता है, L होता है। ये किसी भी प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका परिमाण होता है। तो उस फार्मूले की मदद से हम रखेंगे तो वहां आ जाएगा μ0 जो कि नियतांक है, n के स्थान पे n1 हो जाएगा क्योंकि पहले प्रणालिका में फेरों की संख्या n1 है और बहने वाली धारा I है दोस्तों। उसके बाद L, प्रणालिका की लंबाई क्या है, L है। तो ये B1 की वैल्यू आई जो कि प्रणालिका A के कारण उत्पन्न हो रहा है। किसमें, प्रणालिका A के कारण। जैसे हमने प्रणालिका A में, तो दोस्तों प्रणालिका ए में जैसे ही आपने आई धारा प्रवाहित किया, बड़ी वाली प्रणालिका में आपने जैसे ही आई धारा प्रवाहित किया तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वो चुंबकीय क्षेत्र इस फार्मूले की मदद से हम लोगों ने यहां पर ज्ञात कर लिया। क्या आ गया, B1 इक्वल टू μ0 N1 इंटू आई बटे L। अब जैसे ही पहली वाली प्रणालिका में, बड़ी वाली प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वैसे ही द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो वो चीज हम ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रणालिका ए, ऐसे लिखते हैं प्रणालिका ए, प्रणालिका ए में उत्पन्न, क्या, प्रणालिका ए में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, B1 के कारण, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका ए में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसके कारण द्वितीय कुंडली से, क्या, द्वितीय कुंडली से, द्वितीय कुंडली से बद्ध, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो मान लेते हैं φ2, यानी द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स। अब फाई बराबर दोस्तों होता है B इंटू ए, B इंटू ए। तो यहां पर रखते हैं B, अब किसके कारण, कौन से चुंबकीय क्षेत्र, B1 के कारण, B1 इंटू क्या हो जाएगा, A। चलिए B1 की वैल्यू रखते हैं दोस्तों। B1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर आपने निकाला, देखिए μ0 N1 गुणे आई बटे L और इंटू ए, ये आया φ2 की वैल्यू। अब आपको यहाँ φ2 नहीं ज्ञात करना दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करना है, अन्योन प्रेरकत्व। तो आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक, आप जानते हैं अन्योन प्रेरकत्व। यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो वहां अन्योन प्रेरकत्व M बराबर बताया गया है फाई बटे L, फाई बटे आई, सॉरी फाई बटे क्या होता है आई। तो यहाँ φ2 हो जाएगा φ2 बटे आई। तो φ2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इस वाले फार्मूले में। क्या आ जाएगा दोस्तों, M बराबर φ2 की वैल्यू रखिए यहाँ से दोस्तों, μ0 कितना आ जाएगा, देखिएगा दोस्तों μ0। एक मिनट, यहाँ से थोड़ी सी एक भूल हो रही है दोस्तों कि ये एक फेरे से है, ये कितने फेरों से है, एक फेरे से। अगर
प्रणालिका बी में बात करें, प्रणालिका बी में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। तो N2 का हम यहाँ गुना कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर N2 का जब गुना करेंगे तो ये N1 N2 और I इंटू A आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स होता है और यहाँ तो फेरों की संख्या N2 है ना, तो N2 इंटू B1 इंटू A, तो ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ φ2 की वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट आएगा, क्या आएगा दोस्तों, म्यू नॉट, फिर कितना है N1 है, फिर कितना है दोस्तों N2 है, N1 इंटू N2, फिर कितना है I इंटू A, फिर आगे कितना दोस्तों L है, कितना दोस्तों L है, फिर आगे क्या है देखिए यहाँ आपका I है, ये I हो गया, ये I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यम इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A बटे क्या हो जाएगा L। ये आ गई किसी प्रणालिका के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समाक्षीय प्रणालिकाओं के कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक होता है दोस्तों, ये आ गया। अगर हम बात करें ये जो अन्योन्य प्रेरकत्व है ये किसी एक फेरे की बात की जाए, या हम कहते प्रणालिका के एकांक लंबाई के कारण, प्रणालिका के किसी एक लंबाई के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना हुआ, तो ये जो N1 बटे L है यही इसी को हम मान लेंगे दोस्तों, N किसी एक संख्या को मान लेते। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि मुझे क्या निकालना है, प्रणालिका के कारण, प्रणालिका के एकांक लंबाई के कारण, प्रणालिका के एकांक लंबाई के कारण, एकांक लंबाई के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व, क्या दोस्तों, अन्योन्य प्रेरकत्व, चलिए ध्यान से देखिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व जो होगा वो यम बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N2, म्यू नॉट N, ऐसे लिखिएगा म्यू नॉट N2 A बटे क्या हो जाएगा L। यहाँ पर जहाँ N है दोस्तों वहाँ N बराबर हमने रखा N1 बटे L, यानी N1 फेरों को हम लोग L लंबाई से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो ये आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया प्रणालिका के एकांक लंबाई के कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक होता है, ये दोस्तों यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। और पूरी प्रणालिका के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ये है दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों पर दो समाक्षीय प्रणालिकाओं के कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आपने जो कल की लेक्चर देखा है और जो आज आपकी ये लेक्चर है, इन दोनों पर जितने सवाल हैं उतने सवाल का आपका अभ्यास करा दिया जाता है दोस्तों। फिर उसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होगी और ये लेक्चर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो गाइस बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व पर कुछ आधारित प्रश्न हैं जो कि आपको दिए गए हैं दोस्तों। क्या करा, आपको इस स्क्रीन पे के ऊपर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। करा 3.14 मीटर लंबी एक प्रणालिका के काट का क्षेत्रफल 0.002 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें लपेटों की संख्या 1000 है। 50 लपेटों वाली एक दूसरी छोटी प्रणालिका को इसी लंबी प्रणालिका के ऊपर कस के बांध दिया गया है। दोनों प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यानी आपको देखिए एक डायग्राम से अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कोई एक लंबी प्रणालिका है जिसकी लंबाई आपको दी गई है। कितनी दी गई है, 3.14 मीटर, 3.14 मीटर प्रणालिका की लंबाई दी गई है। और इसमें दोस्तों जो तार के फेरों की संख्या है, इस तार की जो प्रणालिका, इस वाले प्रणालिका में तार के जो फेरों की संख्या है पहली वाली प्रणालिका में, तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रणालिका में, प्राथमिक प्रणालिका में, क्या दोस्तों, प्राथमिक प्रणालिका में जो फेरों की संख्या है वो हम मान लेते हैं N1, N1 गुने N1 बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 1000। मतलब ये जो तार के लपेटे हैं ना वो 1000 दिया गया है। आगे कह रहा है कि इस प्रणालिका का जो क्षेत्रफल है दो, अब ध्यान से देखिएगा, जो इस प्रणालिका का जो क्षेत्रफल है वो 0.02 मीटर स्क्वायर है, 0.02 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है तथा 50 लपेटों वाली एक दूसरी छोटी प्रणालिका।
अब यहाँ पर एक 50 फेरों वाली एक छोटी प्रणालिका है जो कि इसी के ऊपर कस के बांधा गया है, जो कि इसी के ऊपर कस के क्या किया गया है, बांधा गया है। और इनमें जो लपेटों की संख्या है, ये जो तार के लपेटे हैं वो कितने हैं, 50 है। तो जो दूसरी वाली प्रणालिका है दोस्तों, दूसरे वाले प्रणालिका में जो फेरों की संख्या है वो कितना है, 50 है। कह रहा है दूसरी वाली प्रणालिका की जो लंबाई है इसी प्रणालिका के ऊपर कसकर बांध दिया गया है। दोनों प्रणालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना है। कितना जबरदस्त सवाल है। और भी आपने जस्ट कुछ ही देर पहले ऐसा जो है डेरिवेशन या ऐसा इसका व्यंजक आप प्राप्त करके आए दोस्तों। तो चलिए आसान तरीके से इन सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसा लगाने वाले हैं। तो दो प्रणालिकाओं के कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक होता है म्यू नॉट N1 गुणे N2 होता है, फिर उसके बाद A होता है दोस्तों, फिर उसके बाद L होता है। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4 पाई गुणे 10 घाते -7, और N1 की वैल्यू है 1000 गुणे N2 की वैल्यू कितनी है 50, और A की वैल्यू है 0.02, कितना है दोस्तों 0.02, और L कितना है, L आपका कितना है दोस्तों, दी गई है L दिया गया है। प्रणालिका की जो लंबाई है बड़ी वाले वो 3.14 मीटर है, तो 3.14। ठीक, अब हम जानते हैं दोस्तों, ये देखिए 4 पाई, या तो यहाँ पर पाई के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं 22/7 या 3.14 गुणित 10 घाते -7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम पॉइंट काटेंगे क्या लग जाएगा, दशमलव के नीचे 1 लगेगा, 1 2 3 जीरो लग जाएगा, 3 जीरो से ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो आगे कितना बचेगा, गुने क्या बचेगा 50 गुणे 2, और यहाँ बटे में 3.14, ये इनसे कट जाएगा। तो आपके सामने क्या बचा दोस्तों, 50 चौके 100, और देखिए 50, देखिए यहाँ 50 दूनी 100, और 100 चौके कितना 400, तो 400, और गुणे कितना है दोस्तों 10 घाते -7, 1 2 अंक इधर आएंगे तो वहां 2 ठो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा दोस्तों, तो 10 घाते -5, ये आया अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू। एक बार आप दोस्तों इसका आंसर जरूर हम मिला देते हैं, क्या आपका आंसर आया है, जी बिल्कुल दोस्तों ये इसका आपका आंसर आया है। यम की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 10 घाते -5 हेनरी। तो आपको उम्मीद करते होंगे कि ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आपके पूछा जाता है तो आप इसको एकदम मक्खन के जैसा जरूर हल कीजिएगा। चलिए हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पेज पे के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, और काफी बढ़िया सवाल है। और दोस्तों खास बात यह है कि ये 2012 और 9 और 7 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, और क्या करा ऐसे सुनिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पीयर धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर जिन्होंने इससे पिछली वाली लेक्चर देखा होगा वहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक हमने बता के रखा दोस्तों। तो चलिए हम आराम से हल करते हैं। हमको क्या क्या दिया गया है वो ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले हमको दिया गया है 30 एम्पीयर से धारा को क्या कर दिया जा रहा है, शून्य कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है दोस्तों, शून्य कर दिया जा रहा है। अर्थात हमको अगर धारा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे चाहिए क्या, देखिए दोस्तों I1 की वैल्यू कितनी है 30 एम्पीयर है, और I2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, I2 की वैल्यू कितनी है 0 एम्पीयर कर दिया जा रहा है। तो डेल्टा IP यानी प्राथमिक कुंडली में टोटल धारा कितना होगा दोस्तों, I2 - I1 के बराबर होगा। I2 की वैल्यू 0
और I1 की वैल्यू 30, तो यह आ जाएगा 30 एम्पियर। यानी प्राथमिक कुंडली में जो बहने वाली धारा है वो 30 एम्पियर के बराबर है। आगे करा कि कितने सेकंड में शून्य कर दिया जा रहा है, टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू 0.01 सेकंड, यानी इतने सेकंड में जो धारा 30 एम्पियर की प्रवाहित हो रही थी वो शून्य के बराबर हो जाती है। तो दूसरे कुंडली में 1500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो आपको कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, अर्थात m की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो दोस्तों आपने अगर पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो हमने वहां पर एक फॉर्मूला बताया था, एक आपको बताया गया था कि जब दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक क्या होता है। तो उस समय जो विद्युत वाहक बल E होता है वो बराबर होता था m बटे डेल्टा IP बटे डेल्टा T। ये वैल्यू होती थी दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो एक बार आप इस फार्मूले को जरूर आंसर मिला लीजिएगा, क्या आपका जो दिया गया फार्मूला है वो सही है या गलत है। तो बिल्कुल दोस्तों आपके जो फार्मूले हैं वो यही है। क्या है दोस्तों, थोड़ा सा यहां से आपका जो फार्मूला है यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ है। क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस यम, ये होता है डेल्टा आई पी बटे डेल्टा टी। अब यहां पर क्या रखते हैं, m की वैल्यू रखते हैं दोस्तों। m की वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है, तो m की वैल्यू यहां पर नहीं रख पाएंगे दोस्तों, बल्कि E की वैल्यू हमारे पास है। E की वैल्यू कितनी है, 1500 वोल्ट है, और यहां पर m नहीं पता है, पर डेल्टा IP की वैल्यू यहां पर दी गई है -30 है, और डेल्टा टी की वैल्यू आपको दिया गया है 0.001 सेकेंड। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 30m बटे 0.001। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा ये आपका आ गया 1500, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो बटे 1 लगा के यहां से पॉइंट काट के 1 आगे 3 अंक तो 3 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 1500 बटे 1 बराबर 30 गुणे 100, और ये यम बटे 1, यम ही तो आपको ज्ञात करना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 15 1 15, 15 दूनी 30, इधर आपका 1 बटे 1, उधर 2m बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा, जो कि 0.5 हेनरी के बराबर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको ज्ञात करना था, जो कि आपने ज्ञात कर लिया, 0.5 हेनरी के बराबर आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और 2012 और 9 में पूछा गया है तो आप इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, एक बार जोर लगा के इस सवाल को लगाइएगा। कह रहा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कितना पूछा गया दोस्तों, यूपी 2015 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और इसका मात्रक लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक जानने के लिए आप वीडियो को जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, वहां पर मैंने बता के रखा है। आगे कर रहा है, सवाल कर रहा है, जब एक प्राथमिक कुंडली में 300 मिली सेकेंड में कितना, 300 मिली सेकेंड में 0 से 2 एम्पियर धारा परिवर्तित हो जाती है। कितना, 0 से 2 एम्पियर धारा परिवर्तित हो जाती है, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करना है। क्या लाजवाब और जबरदस्त सवाल है, जैसा आपने पिछला वाला सवाल लगाया, सेम टू सेम डिट्टो वाला वही सवाल है।
चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या आपको कह रहा है, क्या क्या दिया गया है। जबकि प्राथमिक कुंडली में जो कि समय दिया गया दोस्तों, दिया कितना है दोस्तों, 300 मिली सेकेंड। कितना दिया गया, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 300 मिली, कितना, 300 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड दिया गया है। आगे करा, 0 से 2 एम्पियर धारा परिवर्तित हो जाता है। डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों, डेल्टा आईपी यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा जो है वो 0 से 2 एम्पियर हो जा रही है, यानी 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक हो जा रही है। तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू आ जाएगा -2 एम्पियर। ये डेल्टा आईपी की वैल्यू आ गई। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है, तो द्वितीय कुंडली में 0.80 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कितना दोस्तों, ई की वैल्यू है 0.80 वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मक्खन के जैसे इसको हल कर लेते हैं। अभी मैंने ऐसा ही सवाल आपको बताया था दोस्तों, एक बार चलिए लगा लेते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -m डेल्टा आई पी बटे क्या होता है, डेल्टा टी। चलिए वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू कितनी है देख पा रहे होंगे, 0.80 है। और यहाँ m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पता नहीं है, पर डेल्टा आई पी की वैल्यू जरूर पता है, कितना है, -2। और डेल्टा टी की वैल्यू है कितनी, 300। ठीक, माइनस का गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2m बराबर कितना आ गया, 300। ये 0.80, ये दोस्तों पॉइंट काटेंगे तो एक आगे डबल अंक है तो डबल जीरो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 2 एकन्नम 2, यहां से देखिए नहीं कटेगा दोस्तों, ये 2 आपका पड़ा रहेगा। चलिए अब गुना कर देते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कुछ भी नहीं है तो 2m आ जाएगा। 80 का गुना 3 में कर देंगे तो 240 हो जाएंगे। ठीक, अब भाग दे दीजिएगा तो 120 आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई 120 मिली हेनरी, ये आ गया दोस्तों m की वैल्यू। इस प्रकार आप दोस्तों इस सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, और वो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सवाल को आप वहां से देखिएगा, हम सवाल को पढ़ रहे हैं दोस्तों, मिलाइएगा। क्या कर रहा है, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालिए। क्या पूछा है, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालिए, अर्थात कैपिटल एम की वैल्यू पहले से पूछा है। आगे करा, यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, कितना, 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, और जबकि 1.25 सेकेंड में, यानी dt वैल्यू दी गई है कितना, 1.25 सेकेंड में। आगे करा दोस्तों, कितना हो जा रहा है, धारा का परिवर्तन 50 एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाता है। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 50 एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाता है। कितना, जो धारा परिवर्तन है वो 50 एम्पियर प्रति क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। तो आपसे पूछा है यम की वैल्यू। तो अभी दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू होता है -m DIP बटे क्या होता है, dt। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली। DI की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू कितनी है, 150, यम की वैल्यू नहीं पता, पर DIP की वैल्यू कितनी है आपको पता है दोस्तों, -50 रखा जाएगा। और dt जो होता है दोस्तों वो कितना है, 1.25, क्योंकि आप जानते हो कि धारा परिवर्तन 0 से 50, यानी 0 में से 50 घटाएंगे तो माइनस ही आएगा। चलिए माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो 50 यम आएगा, और ये 1.25 इधर आ गए 150। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, 1 2, यानी 00 यम आ जाएगा। ठीक, यम यही याद करना है। चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं, तो कटाते हैं जरा सा, 5 दहम्मा 50, आगे 00, यहाँ कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25,
25 चौके 100, ये 40 आ गए। यानी मिला जुला के दोस्तों इधर बचा क्या है, इधर की तरफ बचा है 150/1 और उधर बचा है 40m/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40m बराबर 150, 40 को इधर की तरफ कर दें तो m बराबर 150/40, 0 से 0 कट गए तो 4×3=12, कितना बचा दोस्तों 3 बचा। कितना बचा 3 बचा, दशमलव लगाए 4×7=28, 4×5=20, मतलब m की वैल्यू आई 3.75 हेनरी। इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में भी आई होगी दोस्तों, और समझ में भी आया होगा साथ साथ में दोस्तों। और अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा दोस्तों। और इसी लेक्चर के साथ ही आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों, यानी आज का चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए सभी प्रिय विद्यार्थियों का धन्यवाद।